स्वागत है आप सबका। ठीक है, चलिए फटाफट पढ़ते हैं बेटा, है ना। देखो, नल वन स्टार्ट हो चुका था, एक क्लास हुई थी, 5 शासकों के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। शुरुआत कहाँ से, एक बार 5 मिनट में रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। हमने क्या देखा था, जो समकालीन वंश है, समकालीन वंश देख लिया था। जो क्षेत्र है वो कहाँ से था, महाराष्ट्र में बरार वाला जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर के बस्तर, बस्तर के बाद अगर पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं तो कोरापुट उड़ीसा तक। ठीक है, यहाँ तक राज्य विस्तार था। राजधानी कहाँ थी, राजधानी थी पुष्करी, भोपालपट्टनम, बीजापुर में। बात किसकी हो रही है, नल वंश की। ठीक है, राज्य क्षेत्र देख लिए, राजधानी देख लिए, है ना। और नाम कैसे पड़ा था, नाम कैसे पड़ा था, कोंडागांव के पास कौन सी जगह थी, नलवाड़ी ग्राम, है ना, वहाँ से नलवंश का नामकरण हुआ। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आई थी। ठीक, उसके अलावा क्या था, केवल नलवंशी शासकों के पाँच उत्कीर्ण लेख मिले थे, 5 अभिलेख मिले थे, है ना। और 32 मतलब थोड़े से सोने के सिक्के मिले थे। ठीक है, उसके अलावा क्या मिला था, अन्य राजवंशों के, उनके शासकों के थोड़े से लेख मिले थे। उसमें से 3 थे, एक प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन वाली, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक था, उसका एहोल अभिलेख, और नंदवर्मन द्वितीय का जो पल्लव वंश का शासक था उसका उदयेंदिरम अभिलेख। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिली थी। उसके बाद जो शासकों का क्रम हमने देखा, उसमें शिशुक देखा जो हमने, वो संस्थापक था। शिशुक क्या था, संस्थापक था। द्वितीय दूसरे नंबर पे आया वृषभराज, जिसके शासक होने या ना होने का पता नहीं चलता, लेकिन उसने शासन किया था, है ना। अब वो शासक एक्चुअल में था कि कुछ टाइम के लिए उसने कार्यवाहक के रूप में काम किया था, है ना, क्योंकि वो संचालन था, उसके द्वारा संचालन हुआ था, तो वो संचालक था। ठीक है, तीसरा हमने देखा व्याघ्रराज का, ये वही व्याघ्रराज है जिसको समुद्रगुप्त ने बस्तर में पराजित किया था। ठीक है, और उसके बाद समुद्रगुप्त ने क्या उपाधि धारण की थी, व्याघ्रहंता की। उसके बाद चौथे शासक में अपन आते हैं तो वराहराज। वराहराज का शासनकाल हमने देखा 400 से 440 ईस्वी, 400 से 440 ईस्वी। ठीक है, वराहराज के बारे में क्या था, वास्तविक संस्थापक था। वराहराज क्या था, वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, और उसके सोने के सिक्के मिलते हैं कोंडागांव एडिंगा ग्राम से। कोंडागांव के पास एडिंगा ग्राम है, वहाँ से कुल कितने सोने के सिक्के, 32 मिले थे। उसमें से 29 किसके थे, वराहराज के थे। उसमें से जो 2 था वो अर्थपति भट्टारक का था, और एक जो था वो किसका था, भवदत्त वर्मा का। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, 4 शासक हो गए थे। उसके बाद 5वां शासक, उसके बारे में मैंने बता दिया था, 5वां शासक आएगा भवदत्त वर्मा आएगा। उसका शासनकाल कब से कब तक था, ये 440 में इसने छोड़ा वराहराज ने, है ना, तो उसका 40 साल का, तो इसका 20 साल का हाफ कर देना है। ठीक है, तो 440 से 460 ईस्वी तक किसका था, भवदत्त वर्मा का था। ठीक है, भवदत्त वर्मा क्या था, शिव भगवान की उपासना करता था, शिव भगवान की पूजा करता था, तो कहा जा सकता है कि वो शैव धर्म का मानने वाला था। ठीक है, भवदत्त वर्मा का अभिलेख का नाम क्या है, भवदत्त वर्मा रिद्धिपुर अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख कहाँ से, अमरावती महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। ठीक है, रिद्धिपुर अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता है, इसने वाकाटक राजवंश का शासक कौन था, नरेंद्र सेन, है ना, उसके ऊपर उसकी राजधानी जो थी नंदीवर्धन, नागपुर वाला क्षेत्र, उस पर इसने आक्रमण किया, और जो नागपुर और बरार वाला क्षेत्र है उसने इसने अपना कब्जे में ले लिया, अपना नियंत्रण वहाँ पे स्थापित किया था। ठीक है, किसने, भवदत्त वर्मा में। जानकारी कहाँ पे मिल रही है, रिद्धिपुर अभिलेख, अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद क्या मिलता है, 2 उपाधियाँ थी इसकी, महाराजा की। महाराजा की उपाधि क्या था, बताया था, अपने ऊपर किसी को नहीं मानता था, अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहता था, स्वतंत्र मानता था। ठीक है, आवाज़ आ रही ना सबको, चलिए ठीक। दूसरा था युवराज की, युवराज की उपाधि मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद 2 पुत्रों का उल्लेख मिलता है किसमें, रिद्धिपुर अभिलेख में। एक था कौन, अर्थपति भट्टारक, और दूसरा था स्कंदवर्मन। स्कंद वर्मा दोनों एक ही है ना। ठीक है, कौन ज्येष्ठ था, कौन छोटा बेटा था, कौन बड़ा, अभी यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। 2 बेटे, एक अर्थपति भट्टारक, दूसरा स्कंद वर्मा। ठीक है, सोने के सिक्के इसके कितने मिले हैं, केवल एक, एडिंगा ग्राम, कोंडागांव, तो इसने भी सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम, 6वें नंबर का जो शासक आता है ना, नल वंश में वो कौन रहेगा,
भौदत्त वर्मा के बाद उसका पुत्र है ना, भौदत्त वर्मा का पुत्र कौन आ जाएगा, अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, ठीक है। और ये कौन से क्रम का है, छठे नंबर का, ठीक है। अर्थपति भट्टारक कौन से क्रम का, छठे नंबर का। इसका कौन सा ताम्रपत्र मिला था अर्थपति भट्टारक का, कोरापुट से मिला था केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, है ना, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। ये सारी चीजें लिखा चुका हूं, है ना, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, है ना, क्योंकि अभी अलग अलग शासक पढ़ रहे हैं। जो 5 जो अभिलेख मिले थे उनकी बात हो चुकी है, उसमें से ही एक है ना, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। कहाँ से मिला था, कोरापुट, है ना, उड़ीसा से, ठीक है। इसमें क्या उल्लेख मिलता है, जैसे कि, है ना, नरेंद्र सेन के ऊपर इसके पिता ने, इसके पिता कौन थे, भौदत्त वर्मा, उन्होंने आक्रमण करके इनकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था, नरेंद्र सेन की राजधानी, और नागपुर और विदर्भ वाला क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था। तो जो अर्थपति भट्टारक है, ठीक है, यही कौन है, उसके ज्येष्ठ पुत्र हैं, किसके, भौदत्त वर्मा के, है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पिता कौन है, भौदत्त वर्मा, ठीक है, पिता कौन, भौदत्त वर्मा, ठीक है। तो जो नरेंद्र सेन का पुत्र था, ये कहानी वाकाटक राजवंश के इतिहास में हमने पढ़ा था, जो नरेंद्र सेन का पुत्र था पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय नहीं, है ना, पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन ने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। तो इसके ऊपर आक्रमण किसने किया, एरो के निशान को देखना, ठीक है, जिसको व्हाइट बोर्ड देखना है, ठीक है। आक्रमण किसने किया इसके ऊपर, पृथ्वी सेन ने, ठीक है। और विजयी कौन हुआ, पृथ्वी सेन विजयी हुआ। अब पृथ्वी सेन ने क्या किया, जो नागपुर और जो विदर्भ वाला जो क्षेत्र था, नागपुर बरार वाला जो क्षेत्र था, इसने वापस ले लिया, किससे, अर्थपति भट्टारक से, ये कहानी पता है। और उस युद्ध में क्या हो जाता है, अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये जानकारी कहाँ पे मिल रही है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, जो कि है कोरापुट उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया है। अब अगर अब आगे चलते हैं, ठीक है, तो अभी ध्यान देना, जो नागपुर वाला जो क्षेत्र है, विदर्भ वाला और नागपुर वाला, अब किसके नियंत्रण में आ गया, पृथ्वी सेन के, किसके नियंत्रण में आ गया, पृथ्वी सेन के। अब नलवंश के पास नहीं है वो, ठीक है, यहाँ से नलवंश के पास नहीं है, पृथ्वी सेन के पास है, ठीक। इसके कितने सोने के सिक्के मिलते हैं, एक सोने का सिक्का, ठीक है, एक सोने का सिक्का। तो छठे नंबर पे शासक क्या देखे, अर्थपति भट्टारक, कहानी सबको पता है ना। अब आगे चलते हैं। हाँ, जो पृथ्वी सेन ने कहाँ पे आक्रमण किया था, इसकी राजधानी क्या थी, नलवंश की राजधानी बता चुका हूँ, पुष्करी, है ना, ये पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। चलिए, 7वें क्रम में शासक का नाम लिखना। सातवें क्रम में शासक का नाम लिखना। अच्छा, अर्थपति भट्टारक में एक चीज़ और लिखना, इसका जो राज्य वर्ष है वो रहेगा 460, जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से 75, है ना, 15 साल का। पहले 40 साल का वराहराज, फिर 20 साल भौदत्त वर्मा, फिर अर्थपति भट्टारक का केवल 15 साल का, ठीक। केवल इन्हीं तीनों का याद रखना है, इसके लिए बताया है ना, तीनों का याद रखना है, ठीक। 6 शासक हो गए। 7वें में कौन आएगा, ये जो अर्थपति भट्टारक है ना, इसका अनुज कौन रहेगा, स्कंद वर्मा, अनुज, ठीक है। भौदत्त वर्मा के जो 2 पुत्र थे, उसमें से छोटा पुत्र कौन है, स्कंद वर्मा, ठीक। अब देखना, स्कंद वर्मा का जो अभिलेख मिलता है वो कौन सा मिलता है, पोड़ागढ़ अभिलेख। अभिलेख कौन सा मिला, पोड़ागढ़ शिलालेख लिखना इसको, है ना, यह शिलालेख है, ताम्रपत्र नहीं है, पोड़ागढ़ शिलालेख, ठीक। ये पोड़ागढ़ जो जगह है, ठीक है, पोड़ागढ़ शिलालेख में किसका शिलालेख में किसकी जानकारी है, स्कंद वर्मा की, ठीक है।
अब जो पोड़ागढ़ में है जो लेक है उसी के बारे में बात करना है, ठीक है। चलिए, ये पोड़ागढ़ में जो है यहाँ पे देखना, यहाँ पे पुष्करी भी हार चुका था अर्थपति भट्टारक, तो पुष्करी में भी किसका नियंत्रण हो चुका था, पृथ्वीसेन का, ठीक है। और नागपुर और विदर्भ वाला क्षेत्र इसने तो पहले ही ले लिया ना आक्रमण में, क्योंकि ये तो उसका ही था पहले से, तो पुष्करी भी अपने पास और विदर्भ नागपुर वाला क्षेत्र भी अपने पास, किसके पास, पृथ्वीसेन, ठीक है। अभी नलवंश के पास नहीं है। तो ये जो स्कंद वर्मा है इसने क्या किया, ये जो पोड़ागढ़ जो जगह है, पोड़ागढ़ एक जगह है ना उड़ीसा में, पोड़ागढ़ एक जगह है उड़ीसा में, इसने क्या किया, इसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। पोड़ागढ़ को क्या बनाया इसने, अपनी राजधानी बनाया, ठीक। और राजधानी ऐसे ही बना लेगा क्या, नहीं। इसने क्या किया, शक्ति विहीन हो चुके थे नल, यहाँ पे कोई भी शक्तियाँ नहीं थी, राजधानी भी खो बैठे थे, ठीक है। इसने शक्तियों का अर्जन किया, आसपास के छोटे राजाओं को अपने साथ सम्मिलित किया, थोड़ा थोड़ा करके क्षेत्र को विस्तारित किया, है ना। और जो पोड़ागढ़ जो सेंटर हो जाता है इसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। पोड़ागढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। और यही पोड़ागढ़ में एक जो अभिलेख है, ठीक है, शिलालेख है, उसमें जानकारी क्या मिलती है, मैंने आपको बता चुका है पहले भी, है ना। इसमें क्या जानकारी मिलती है कि स्कंद वर्मा ने किसके ऊपर आक्रमण किया, किसके ऊपर आक्रमण किया, देवसेन, देवसेन के ऊपर आक्रमण किया। और पराजित कौन हुआ, देवसेन पराजित हुआ। अब ये देवसेन कौन था, ये सबको पता है, देवसेन कौन था, पृथ्वीसेन का पुत्र था, है ना। ये कौन था, पृथ्वीसेन का पुत्र था ना। यही वाले पृथ्वीसेन का पुत्र था। तो पृथ्वीसेन की मृत्यु हो चुकी थी, तो स्कंद वर्मा किसके ऊपर आक्रमण करे, पृथ्वीसेन तो जा चुका, उसके उत्तराधिकारी के रूप में देवसेन था, तो इसने देवसेन के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। देवसेन क्योंकि कमजोर शासक था, वो पराजित हो गया इस युद्ध में। तो फिर अब स्कंद वर्मा ने क्या किया, वापस से नागपुर, इसने आक्रमण कहाँ पे किया, राजधानी में करेगा ना। तो राजधानी क्या थी, नागपुर विदर्भ वाला क्षेत्र, तो नागपुर विदर्भ वाले क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना कि जब स्कंद वर्मा ने, है ना, ठीक है, यहाँ पे चूंकि जीत गया, तो जीतने के बाद क्या किया इसने, जो नागपुर प्लस विदर्भ है ना, विदर्भ में कुछ और क्षेत्र नियंत्रण में ले लिए। किन्होंने ले लिया नियंत्रण में, स्कंद वर्मा ने, ठीक है। और अपनी जो कि पुरानी राजधानी थी, जो वास्तविक राजधानी थी, ठीक है, उसमें क्या किया, उसको पुष्करी, पुष्करी को फिर से क्या किया, आवासित कर दिया, ठीक है। पुष्करी को आवासित किया क्योंकि वो तो आक्रमण के बाद तहस नहस हो चुका था, ठीक है। स्कंद वर्मा की ये चीज़ें समझ आई। पोड़ागढ़ शिलालेख में क्या मिला है, जो कि उड़ीसा में है, इसने पोड़ागढ़ को अपनी राजधानी बनाई, शक्तियों का अर्जन किया। उसके बाद इसने जब समझा कि हाँ मैं उस लायक हो चुका हूँ कि मैं आक्रमण करके हरा सकता हूँ किसको, वाकाटक राजवंश में जो भी शासक है उसको, तब इसने वाकाटक राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी, नंदीवर्धन, वहाँ पे आक्रमण करके राजधानी ख़त्म कर दी और अपनी जो प्राचीन राजधानी थी पुष्करी उसको आवासित कर दिया, ठीक है। ये जानकारी हो गई। अब इसके बाद पोड़ागढ़ अभिलेख के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ देखना। ये जो पोड़ागढ़ अभिलेख है, केवल और केवल इसके बारे में जानकारी देखना, है ना, केवल और केवल इसके बारे में देखना। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना, नलों का प्रथम अभिलेख माना जाता है इसको, नलों का प्रथम अभिलेख। इसके पहले भी तो अभिलेख है, ठीक है, अब पता नहीं क्यों माना जाता है, लेकिन नलों का प्रथम अभिलेख माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, जो पोड़ागढ़ अभिलेख है, ठीक है, इसमें स्कंद वर्मा को पुनर्संस्थापक,
पुनर्संस्थापक कहा गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है? पुनर्संस्थापक कहा गया है। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि एक शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था, ये भी बताया गया है, ठीक है। पोड़ागढ़ अभिलेख में पहली चीज क्या हुई? इसको नलों का प्रथम प्रथम अभिलेख माना गया है। दूसरा, पुनर्संस्थापक और शक्तिशाली शासक, इसमें उल्लेख है किसके लिए? स्कंद वर्मा के लिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक चीज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो प्रारंभ होता है, पोड़ागढ़ अभिलेख का जो प्रारंभ होता है ना, इसमें प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है? प्रारंभ में लिखा हुआ है विजयी है, विजयी था, विजयी रहेगा। ठीक है, क्या लिखा गया है? प्रारंभ में क्या लिखा है? जो पोड़ागढ़ शिलालेख है उसमें विजयी, सॉरी ना, यहाँ पे ये था, यहाँ पे आएगा, है यहाँ पे आएगा, है ना। विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा, ये किस में लिखा है? पोड़ागढ़ शिलालेख में। प्रारंभ यहीं से होता है शिलालेख का, और यही क्या है? नलों का प्रथम शिलालेख है, प्रथम अभिलेख है। इसमें स्कंद वर्मा को पुनर्संस्थापक और शक्तिशाली शासक बताया गया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख लेना, इन्हीं के समय में, स्कंद वर्मा के समय में, इस समय क्या हुआ था? कीर्तिवर्धन, है ना। क्या लिखोगे? कीर्तिवर्धन प्रथम, कीर्तिवर्धन प्रथम। इसका जो शासन काल था 567 से लेके 97 तक था, ठीक है। 567 से 597 ईस्वी तक किसका शासनकाल? कीर्तिवर्धन का। और ये कौन था? ये चालुक्य था, चालुक्य, है ना। पूर्वी चालुक्य लिख लेना, पूर्वी चालुक्य या फिर वेंगी के चालुक्य जो थे, है ना। कीर्तिवर्धन प्रथम, इनका आक्रमण हुआ था इस क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में इनका आक्रमण हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे? कीर्तिवर्धन जो प्रथम थे, उनका आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है? तो स्कंद वर्मा स्कंद वर्मा के शासनकाल में हुआ है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, 7 शासक देख लिए यहाँ पे हमने, ठीक है। 7 शासकों के बारे में देख लिया, ठीक है, ठीक है। चलिए, 8वें में लिखना, ये बड़ा था थोड़ा सा स्कंद वर्मा वाला, बाकी सारे छोटे छोटे रहेंगे, है ना। 7 शासक हो गए। कितने के बारे में पढ़ेंगे? मैंने बताया था टोटल 12, नलवंश में 12, है ना। चलिए, 7 हो गए हैं। 8वें में लिखना नंदराज। 8वां कौन आ जाएगा? नंदराज, ठीक है। ये नंदराज कौन रहेगा? अब यहां से किसी का शासनकाल नहीं देखना है, केवल एक शासक का देखना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। नंदराज कौन रहेगा? स्कंद वर्मा के बाद ये शासक हुआ है ना, पुत्र है ये। ठीक है, स्कंद वर्मा का पुत्र है। इसके बारे में बस 2 जानकारी है। इसकी जो शिक्षा थी, शिक्षा कहाँ से हुई है? नालंदा।
शिक्षा नालंदा से हुई है ना। और क्या है, एक नोट और करना, एक पॉइंट, कुलिया, कुलिया ग्राम है ना, कुलिया ग्राम कहाँ पे है, पहले आता था दुर्ग में, अभी आएगा बालोद में, बालोद में। तो कुलिया ग्राम बालोद में क्या हुआ है, इसके है ना स्वर्ण के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के किसके, नंदराज के, साथ में स्तंभराज के भी। ठीक है, कुलिया ग्राम है बालोद में, वहाँ पे क्या है, जो नंदराज है और स्तंभराज, इसके स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और नंदराज की शिक्षा कहाँ से हुई थी, नालंदा से, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पे है, बिहार में। उसके बाद 8वें नंबर का शासक लिखेंगे, सॉरी 9वें नंबर का। ठीक, 9वें नंबर का इम्पॉर्टेंट है बहुत, थोड़ा सा देखना अच्छे से, विलास तुंग। क्या नाम है, विलास तुंग। इसमें शासन का वर्ष लिख लेना, 700 से 740, 700 से 740 ईस्वी। ठीक है, 700 से 740 ईस्वी। अब विलास तुंग का कौन सा शिलालेख मिलता है, राजिम शिलालेख, विलास तुंग का राजिम शिलालेख। ठीक है, विलास तुंग का राजिम शिलालेख। अब ये जो राजिम शिलालेख है, ठीक है, ये राजिम कहाँ पहुंच गए, ये तो बस्तर की बात हो रही ना, दंडकारण्य क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि नलवंश का शासन कहाँ पे था, मेनली बस्तर वाले क्षेत्र में, मुख्य रूप से बस्तर वाला क्षेत्र था। तो राजिम कहाँ से पहुंच गए, तो देखो यहाँ पे गैप आया है ना। ठीक, जो कहाँ पे पढ़े थे हम, स्कंद वर्मा के पिता अर्थपति भट्टारक है ना, 760 से 775। उसके बाद छोटे छोटे शासक आए हैं ना, छोटा छोटा राज्यवर्ष रहा। तो विलास तुंग आते हैं कुछ गैप के बाद, 700 से 740 वर्ष के मध्य में, है ना, 40 वर्षों का इनका शासन रहा, जैसे वराराज का रहा। ठीक है, तो विलास तुंग जब आए तो इन्होंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा उत्तर की ओर, है ना, या फिर मध्य छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर की ओर शासन को थोड़ा सा और विस्तारित किया जाए, अपना जो राज्य है उसका विस्तार किस ओर किया जाए, नीचे तो खत्म हो गया था छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उत्तर वाले क्षेत्र में थोड़ा सा विस्तार करना चाहा, तो ये राजिम तक पहुंचे, है ना। इसके लिए राजिम में क्या मिलता है, राजिम शिलालेख, जो कि है विलास तुंग का। इसमें क्या उल्लेख है, 3 राजाओं का उल्लेख है इसमें, 3 राजाओं का नाम। ठीक है, 3 राजाओं का नाम है। वो कौन कौन से 3 राजा का नाम है, पहला लिखना है यहाँ पे, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। दूसरा लिखना विरूपराज, इसी को कहीं कहीं पे आपको लिखा क्या मिलेगा, विरूपराज का ही विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपराज ही आपको विरूपाक्ष मिला रहेगा, दोनों में से कोई भी लिखो चलेगा, कोई सा भी लगा देना, ऑप्शन में आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो नाम है स्वयं का नाम है, मतलब विलास तुंग। ठीक है, अब इसमें संबंध क्या है, संबंध देखना, ये जो पृथ्वीराज है ना, ये कौन है, इसके दादाजी हैं। ठीक है, किसके दादाजी हैं, विलास तुंग के। ठीक है, और ये जो विरूपाक्ष है ये कौन है, के पिता हैं। समझ आया, 3 राजाओं का नाम है राजिम शिलालेख में, पहला है पृथ्वीराज जो कि है विलास तुंग के दादाजी, है ना। उसके बाद है विरूपाक्ष है, विरूपराज जो कि कौन है, विलास तुंग के पिताजी हैं, और तीसरा नाम स्वयं का है विलास तुंग का। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि विलास तुंग के पहले
जो इनके पूर्वज है दो, है ना, दादा और पिता, इनका भी शासन रहा होगा ना, इनका भी शासन रहा होगा। ठीक है, एकाएक तो विलासतुंग नहीं आ गया होगा। ठीक, चलिए ये समझ आ गया। अब उसके बाद देखना, ये जो थे, ठीक है, हाँ, ये जो थे ये विष्णु उपासक थे। विष्णु उपासक थे, हाँ मैं बोल रहा हूँ विष्णु उपासक थे। कौन? विलासतुंग। ठीक है, विलासतुंग विष्णु उपासक थे। तो मंदिर किसका बनाएंगे? विष्णु जी का मंदिर। तो राजिम में कौन सा मंदिर है विष्णु जी का? राजिम में कौन सा मंदिर है? राजीव लोचन, है ना, राजीव लोचन नहीं लिखना, राजीव लोचन मंदिर निर्माण किसके द्वारा कराया गया? विलासतुंग के द्वारा करवाया गया। ठीक है, क्या है? राजीव लोचन मंदिर विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर विष्णु जी का मंदिर है। क्यों विष्णु जी का मंदिर है, शिव जी का क्यों नहीं है? क्योंकि ये विष्णु जी के उपासक थे। कौन? विलासतुंग। ठीक है, हाँ, जब ये राजीव लोचन मंदिर पढ़ेंगे, है ना, आगे क्या होगा ये राजीव लोचन मंदिर के लिए? जब कलचुरी राजवंश पढ़ेंगे मध्यकाल में, है ना, तो कलचुरी राजवंश में एक शासक आएंगे। कौन? पृथ्वीसेन सॉरी पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, उनके सेनापति रहेंगे जगतपाल। वो इस राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। राजीव लोचन मंदिर किसके द्वारा? विलासतुंग के द्वारा। कहाँ से जानकारी? राजिम शिलालेख, जिसमें 3 राजाओं की जानकारी। ठीक है, 3 राजाओं की, दादा, पिता और स्वयं की। हो गया ये। कौन से नंबर के शासक? 9वें नंबर के। ठीक है, 10वां नंबर डालो फटाक से, 10वां नंबर डालो और लिखो केवल पृथ्वी व्याघ्र। ठीक है, पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र के बारे में क्या लिखोगे? एक ताम्रपत्र पढ़ा था हमने, है ना, ताम्रपत्र किसका पढ़ा था? उदयेंदिरम ताम्रपत्र। ठीक है, पल्लव वंश के शासक का था ना, उदयेंदिरम ताम्रपत्र, नंदीवर्धन का नंदीवर्धन का, है ना। तो उदयेंदिरम ताम्रपत्र में, उदयेंदिरम ताम्रपत्र, इसमें क्या है? इसका उल्लेख है, पृथ्वी व्याघ्र के शासक होने का उल्लेख है। ठीक है, शासक होने का उल्लेख है। इसके लिए मैंने बताया था ना, अन्य राजवंशों का जो शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र, काष्ठलेख, है ना, जो भी है, उसमें भी नलवंशी शासकों की थोड़ी बहुत जानकारी है। तो ये जो जानकारी मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? उदयेंदिरम ताम्रपत्र नलवंश का है क्या? नहीं, पल्लव वंश का है। लेकिन जानकारी किसकी मिल रही है? नलवंशी शासक पृथ्वी व्याघ्र की। ठीक है, चलिए, कितने शासक हो गए? 10 हो गए, 2 बाकी है। इसके बाद एक लाइन लिखना, नहीं भी लिखोगे चलेगा। जो पृथ्वी व्याघ्र आए, है ना, इसके बाद 150 साल तक, 150 साल तक कौन सा शासक आया? किसने नलवंश की सत्ता अपने हाथ में ली? किसने शासन संचालन किया? किसने शासक शासक बन के अपना राज्य चलाया? इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 150 वर्षों का गैप है। ठीक है, 150 वर्ष अज्ञात है। ठीक, समझ आया? चलिए, उसके बाद लिखना 11वें नंबर के शासक। 11वें नंबर में पृथ्वी व्याघ्र कौन से नंबर के आ गए? पृथ्वी व्याघ्र 10वें नंबर के आ गए। 11वें नंबर पे जो अंतिम अभिलेख जो पढ़ाया था मैंने, जो कि ताम्रपत्र था नलवंशी शासकों का, कौन से नलवंश के शासक का था? भीमसेन। ठीक है, मैंने क्या कहा था? भीमसेन लिखा हुआ मिलेगा, भीमसेन देव लिखा हुआ मिलेगा, या फिर भीमसेन द्वितीय लिखा हुआ मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे सर भीमसेन प्रथम तो पढ़े नहीं है, भीमसेन द्वितीय कहाँ से आ गया?
नहीं पता, बस आ गया। ठीक है, क्योंकि बीच में प्रमाण भी तो नहीं मिल रहा है 150 वर्षों का कि कौन कहाँ पे किसने क्या किया करके। ठीक, तो भीमसेन द्वितीय आ गया। इसके बारे में जानकारी, कौन सा शिलालेख था, सॉरी कौन सा अभिलेख था, कौन सा ताम्रपत्र था। अभिलेख में सारा कुछ आता है। ठीक है, तो कौन सा ताम्रपत्र था, पंडिया पाथर। ठीक है, अब देखना कहीं कहीं पे ये जो पंडिया पाथर ताम्रपत्र है ना, ये कहीं कहीं पे आपको क्या लिखेगा, क्या लिखा हुआ दिखेगा, गंजाम, है ना, गंजाम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर गंजाम लिखा हुआ मिले तो ये तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पे कोरापुट लिखा हुआ मिले, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में नोट्स में मैंने देखा है, ठीक है, अगर कोरापुट मिले तो ये क्या कर दोगे आप, कोरापुट वाला काट ही देना, क्योंकि गंजाम और कोरापुट एक जगह नहीं है। ठीक है, ये जो पंडिया पाथर है ये ग्राम है। ठीक है, एक ग्राम है, और ये गंजाम जो है एक क्या है, जिला है, जिला है ना, उड़ीसा का। पंडिया पाथर क्या है, एक ग्राम है, जो कि गंजाम जो जिला है उड़ीसा का वहाँ पे है। ठीक है, तो कोरापुट आएगा अगर भीमसेन द्वितीय के लिए, भीमसेन देव के लिए तो नहीं लिखना है। ठीक है, गंजाम कोरापुट में लगभग 300-350 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो पंडिया पाथर ताम्रपत्र गंजाम, ठीक है, पंडिया पाथर गंजाम ताम्रपत्र ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, ये जो भीमसेन है, ठीक है, इसने जो अपनी समृद्धि बताई है, ठीक, समृद्धि अर्थात इसके टाइम पे राज्य ने जो विकास किया, जो अर्थ है ना, जो इसने कमाया है ना, जो भी ताकत थी, सैनिक ताकत थी, है ना, जो भी वैभव थे, है ना, तो ये जितनी भी समृद्धि थी, जो भी विकास इन्होंने किया था, इसका श्रेय इन्होंने किसको दिया है, शिव को दिया है। ठीक है, शिव जी को दिया है, श्रेय किसको दिया है, शिव जी को। अब शिव जी को दे रहा है तो क्या कौन से धर्म का होगा ये, वैष्णव धर्म का नहीं, कौन से धर्म का होगा, इसीलिए शैव धर्म का होगा। ठीक है, इसीलिए शैव धर्म का। और ये जानकारी कहाँ पे मिल रही है, पंडिया पाथर ताम्रपत्र गंजाम, गंजाम कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, ये समझ आया। और ये किसका शासनकाल था, भीमसेन का। ठीक, कितने शासक हो गए, 11 शासक हो गए। अंतिम शासक लिख लेना। ठीक है, एक लाइन में लिख लेना अंतिम शासक। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं है, एक ही लाइन है, अंतिम शासक लिख लेना, नरेंद्र थबल। थबल, ठीक है, आपको नरेंद्र धवल मिलेगा, नरेंद्र यवल मिलेगा, नरेंद्र थवल मिलेगा, सब गलत है। क्या सही है, नरेंद्र थबल। ठीक है, सब गलत करना, था बल, उसके पास बल था। ठीक है, नरेंद्र के पास बल था, तो नरेंद्र थबल यही सही है। ये क्या था, अंतिम शासक। ठीक है, नल वंश के शासकों के बारे में जो जानकारी मिलती है 12 शासकों के बारे में, उसमें ये अंतिम शासक था। तो ये अंतिम शासक, बस इसके लिए एक ही लाइन, नरेंद्र थबल, जो कि अंतिम शासक था नल वंश का। ठीक, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे खत्म नल वंश। ठीक, नल वंश के बाद जो है, इसके पश्चात कोई जानकारी नहीं मिलती है। और नल वंश के पश्चात जो बस्तर वाला क्षेत्र है और जो दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र, मैक्सिमम चांस है ना, संभवतः नहीं कह सकते, मैक्सिमम चांस और है भी मान के चलो। ठीक, तो क्या हो गया, बस्तर वाले क्षेत्र में नाग वंशों का शासन आया। ठीक है, और दक्षिण कोसल क्षेत्र में सोमवंशियों का। ठीक, ये याद रखना।
ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। दिख रहा है ना? चलिए, यहाँ पे नलवन समाप्त हो गया, 12 शासक पढ़े। अगर किसी को कोई भी डाउट है कि सर ये कहाँ से आया, क्या आया करके, तो आप लाइव क्लास में भी कमेंट कर सकते हो नहीं तो फिर घर में अच्छे से देख लिए वीडियो को, उसके बाद कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हो, है ना। पर्सनल मैसेज करना हो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 शासक अंत में कौन आया? नरेंद्र थबल। इसके बाद जो है बस्तर क्षेत्र में कौन आ जाएगा? नागवंशी शासकों का शासन हो जाएगा। और दक्षिण कोसल मैदानी क्षेत्र में कौन आ जाएंगे? सोमवंशी। लेकिन कब? अभी तुरंत थोड़ी। ये तो 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी था, तो 12वीं शताब्दी के पश्चात, ठीक है। तो नलवंश जब से तब तक था, इस बीच में दक्षिण कोसल में भी राजवंश थे। तो अब किसकी बात करेंगे? दक्षिण कोसल के राजवंश की, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? दक्षिण कोसल के राजवंश की। तो अब बस्तर क्षेत्र जो दंडकारण्य क्षेत्र है, उसमें जो राजवंश थे प्राचीन काल में, केवल और केवल एक नलवंश। अब इसके पश्चात बस्तर क्षेत्र के इतिहास में कब आएंगे? जब मध्यकाल चालू होगा, ठीक है। जो मध्यकाल का, मध्य छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रारंभ होगा, उस समय फिर से बस्तर क्षेत्र में आएंगे। अभी कहाँ चलते हैं? दक्षिण कोसल क्षेत्र में, ठीक। तो प्रथम राजवंश वहाँ पे क्या बताया था मैंने? राजर्षि तुल्य कुल, ठीक है। समझ आ रहा है ना? अगर नहीं हो तो कमेंट करना, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास चल रहा है, उसमें दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र का एक राजवंश पढ़ लिए और वो एक ही है। अब मैदानी क्षेत्र में 7 राजवंश पढ़ेंगे, उसमें से 7 में से पहला क्या है? राजर्षि तुल्य कुल। राजर्षि तुल्य कुल वंश, ठीक है। लिख लेना राजर्षि तुल्य कुल वंश। और इसकी तिथि जो रहेगी 5वीं से 6ठी शताब्दी, है ना। पांचवी से छठी लिख लेना। अब देखना, जो समुद्रगुप्त जब छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है, दक्षिणापथ अभियान के समय जब समुद्रगुप्त छत्तीसगढ़ आए थे, तो उस समय जो जानकारी मिलती है उस समय की किस में मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में। तो समुद्रगुप्त के जाने के पश्चात, है ना, जो मैक्सिमम जो ज़्यादातर जानकारी है, क्योंकि समुद्रगुप्त कब आया था? गुप्त वंश के समय में। गुप्त वंश कब आया? जब राष्ट्रीय राजवंश का जो अंतिम वंश है, राजवंश है ना, गुप्त वंश, वो आया था। उसके बाद ही तो क्षेत्रीय राजवंश प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के बाद ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो दक्षिण कोसल मतलब मैदानी क्षेत्र की ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी। किसके बाद? समुद्रगुप्त के बाद। उसके बाद क्या मिलता है? आरंग में एक ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है। आरंग से ताम्रपत्र मिलता है। आरंग से क्या मिला? ताम्रपत्र मिला। और ये ताम्रपत्र था किसका? भीमसेन द्वितीय। ये नलवंश वाला नहीं है, उधर नहीं जाना, ठीक है। नलवंश वाला नहीं है। अभी अपन कहाँ चले गए हैं? 5वीं सदी में, ठीक है। 5वीं सदी में भीमसेन द्वितीय, है ना, जो कि कौन था? इसी राजवंश का शासक था, ठीक है। राजर्षि तुल्य कुल वंश का ही शासक था भीमसेन द्वितीय। इसका ताम्रपत्र मिलता है कहाँ से? आरंग से। उसमें पता क्या चलता है? इनका जो शासन क्षेत्र था वो भी क्या था? सॉरी, इसको ऐसा ना लिख के, इसका जो शासन क्षेत्र था वो भी आरंग था, ठीक है।
आरंग में ही शासन करते थे। कौन? राजर्षि तुल्य कुलवंश वाले, आरंग में ही। कोई दुर्ग भिलाई ऐसा नहीं, दुर्ग राजनांदगांव इस तरफ नहीं, केवल और केवल कहाँ? आरंग में। कौन सा राजवंश है? राजर्षि तुल्य कुलवंश। दक्षिण दक्षिण मैदानी क्षेत्र का है ना पहला राजवंश, यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में मैदानी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई साक्ष्य नहीं मिलता था, केवल एक साक्ष्य मिला। कहाँ पे मिला? आरंग में। क्या मिला? ताम्रपत्र मिला। और ताम्रपत्र किसका था? भीमसेन द्वितीय का है। ठीक है, जो ताम्रपत्र मिला है वो किसका है? भीमसेन द्वितीय का है। इस ताम्रपत्र में गुप्त संवत लिखा हुआ है, गुप्त संवत। और गुप्त संवत लिखा हुआ है मतलब क्या समझ में आता है? कि ये गुप्तों के अधीन थे, है ना। गुप्त संवत लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये गुप्तों के अधीन थे। ठीक है, राज्यकाल किसका चल रहा है? राजर्षि तुल्य कुलवंश का, इनका शासन है। तो इनके शासन में किसी और दूसरे का संवत चल रहा है, गुप्त वंश का, जो कि बहुत विशाल राजवंश था। ठीक है, बहुत विशाल साम्राज्य था गुप्त वंश, उसके संवत का यहाँ पे प्रयोग है। तो इससे क्या समझ में आता है? गुप्त वंश के अधीन था। कौन सा राजवंश? राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है, ठीक है, तो गुप्तों के अधीन था। अब इसमें गुप्त संवत का प्रयोग है, और गुप्त संवत का प्रयोग है, उसमें लिखा क्या है? 182। ठीक है, क्या लिखा है? 182। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि ये देखने से कभी कभी जो सामने वाला जो ये एक है, ये जो सामने वाला जो एक है ना, ये कभी कभी दो दिखता है और कभी एक जैसा दिखता है। जो गुप्त संवत लिखा हुआ है वो 182 लिखा हुआ है, वो कभी कभी आपको 282 जैसा भी दिखेगा और 182 जैसा भी दिखेगा। और डिफरेंस अगर रहता, लास्ट वाला रहता तो 1-2 वर्ष का रहता, लेकिन ये क्या है सामने में, तो पूरा का पूरा एक क्या है? एक शताब्दी का है। ठीक है, 100 वर्षों का गैप हो जा रहा है। तो ये 182 कभी कभी क्या दिखता है? 282। तो विद्वान, जो इतिहासकार है, जो विद्वान है, उन्होंने इसको लेके अलग अलग मत बताया है। ठीक है, तो इसी को लेके विद्वानों के मध्य में सबको दिख रहा है ना? चलिए, तो विद्वानों के मध्य इसको लेके क्या है? मतभेद है। ठीक, तो एक इतिहासकार है, ठीक है, एक इतिहासकार हैं, इतिहासकार का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के इतिहासकार हैं। इतिहासकार का नाम लिखना है यहाँ पे आप लोग, है ना। राय बहादुर हीरालाल, राय राय बहादुर हीरालाल। इसने क्या पढ़ा? इन्होंने इसको पढ़ा है 282। इन्होंने 282 माना। ठीक है, और 282 जब इन्होंने माना तो इनका तर्क ये है, 282 मानने के ऊपर वो 2 तर्क देते हैं, है ना। तर्क क्या है? जो पहला तर्क है, ठीक है, जो ये गुप्त संवत वाला जो ये मिला है ताम्रपत्र, ठीक है, तो ये जो ताम्रपत्र की जो शुरुआत है, ताम्रपत्र की जो शुरुआत है, प्रारंभ है ना, एक वाक्य से होता है। एक वाक्य से होता है, वो वाक्य संस्कृत में है, वो वाक्य संस्कृत में है, वो वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है,
लेकिन एक बार बोल दे रहा हूँ, अगर किसी को समझ आए तो लिख लेना, धीरे से बोल रहा हूँ। ओम स्वस्ति सुवर्ण नद्या, ठीक है, ओम स्वस्ति सुवर्ण नद्या राज क्या लिखा है, सर्व सद्रावर्षी, ठीक है, सर्व सद्रावर्षी तुल्यकुल, तुल्यकुल, ठीक है, प्रभुआ की तय, तुल्यकुल प्रभुआ की तय। तो ये जो वाक्य लिखा हुआ है ऐसा ही सेम वाक्य, ऐसा ही सेम वाक्य, ठीक है, महन प्रभुआ की तय, ऐसा ही सेम वाक्य, ठीक है, जो वाकट जो समुद्रगुप्त के विजय अभियान के दौरान, ठीक है, जो महेंद्र आया था, महेंद्र है ना, जिसको दक्षिण कौशल में पराजित किया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है, उसके समय में ये वाक्य मिलता है, महेंद्र के समय में ऐसा ही वाक्य है ना, महेंद्र के समय में ऐसा ही वाक्य। तो ये जो राय बहादुर हीरालाल जी जो हैं, है ना, राय बहादुर हीरालाल जी जो हैं, इनका क्या अनुमान है कि ये जो वाक्य मिला है, ताम्रपत्र जहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है, तो इनका ये जो अनुमान है कि ये जो राजर्षि तुल्यकुल वाले हैं वो महेंद्र के ही वंशज रहे होंगे। समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, ठीक है। एक वाक्य जहाँ से प्रारंभ होता है, ये जो ताम्रपत्र जहाँ से प्रारंभ होता है उसमें एक वाक्य है, संस्कृत में एक श्लोक है, वही वाक्य महेंद्र जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था दक्षिण कौशल में, उसके समय में सेम टू सेम ऐसा ही एक वाक्य मिलता है। महेंद्र पहले आएगा ना, महेंद्र उस समय गुप्त के समय में, ठीक है, उसके बाद राजर्षि तुल्यकुल आएगा, तो महेंद्र के समय में वही वाक्य मिलता है। इससे राय बहादुर हीरालाल जी ने क्या अनुमान लगाया कि ये महेंद्र के वंशज है। एक ये तर्क हुआ इनका, जो कि देखा जाए तो बहुत संगत भी लग रहा है ना। अब दूसरा जो तर्क दिया इन्होंने, उस तर्क को देखना जो कि और भी प्रमाणित करता है इस चीज को। खारवेल, खारवेल सुने हैं ना शासक, सातवाहन राजवंश जब पढ़ रहे थे तो दूसरी शताब्दी, ठीक है, मैंने बताया था दूसरी सदी है ना, आप लोग नोट करना करके। खारवेल, इनका जो लेख है वो कहाँ पे मिला था, उदयगिरी, उदयगिरी लेख है ना, पाली, पाली भाषा का था वो, उसी को क्या लिखते हैं, कभी कभी पाली लेख भी लिख देंगे, है ना, पाली लेख भी लिख देंगे, उदयगिरी में जो है वो पाली लेख लिख देंगे, या पाली भाषा में लेख, वो हाथी गुम्फा भी पढ़े थे हमने उन्हें, है ना। तो जो उदयगिरी में जो पाली लेख है, पाली लेख ही लिख लेना इसको, ठीक है। उदयगिरी में जो खारवेल का है, लेख का नाम क्या है, पाली लेख है, ठीक है। इसमें खारवेल के लिए खारवेल के लिए एक लाइन लिखी हुई है, जैसे अभी यहाँ पे लाइन देखा था ना हमने, वैसा ही लाइन लिखा हुआ है। वह लाइन क्या है, इसको नोट करना, ठीक है। वह लाइन क्या है, अच्छे से लिखना है ना, राजर्षि वंश, ये छोटा सा है करके लिखवा रहा हूँ, है ना, और ये पूछ भी सकते हैं, राजर्षि वंश कुल, यहाँ तक लिख लिया सबने, है ना, राजर्षि वंश कुल। राजर्षि वंश कुल विनिह, विनिह, विसर्ग है ना, नी के बाद विसर्ग है जो संस्कृत वाला, ठीक है। राजर्षि वंश कुल विनिह श्रित, विनिह श्रित, राजर्षि वंश कुल विनिह श्रित, राजर्षि वंशकुल विनिह श्रित लिखा हुआ है, ठीक है। खारवेल का जो उदयगिरी में जो पाली लेख है, और खारवेल कब शासक रहे थे, दूसरी सदी में, ठीक है। उनमें
जो पाली लेख है उसमें क्या लिखा है खारवेल के लिए, राजर्षि वंश कुल विनिश्रित। ठीक है, तो अब यहाँ पे हीरालाल जी ये कहते हैं कि अगर ये वाला राजर्षि है ना और ये वाला राजर्षि, ठीक है, सेम टू सेम लिखा है क्या, नहीं लिखा है, यहाँ पे राजर्षि तुल्य कुल लिखा है, यहाँ पे राजर्षि वंश कुल लिखा है। तो अगर वो ये बता रहे हैं कि अगर ये दोनों राजर्षि एक हैं, अगर दोनों राजर्षि एक ही हैं, एक ही कुल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो खारवेल है ना, तो ये जो खारवेल है ये क्या रहा होगा, इन्हीं का पूर्वज रहा होगा, इन्हीं का पूर्वज रहा होगा ना, क्योंकि खारवेल तो पहले आया दूसरी सदी में, उसके बाद अभी 5वीं 6ठी सदी में राजर्षि तुल्य कुल, उसके बाद भी भीमसेन द्वितीय का जो ताम्रपत्र है, भीमसेन 5 शासकों के बाद शासक आएगा। ठीक है, तो उन्हीं का पूर्वज रहा होगा, और अगर ये उनका पूर्वज रहा होगा तो मान के चलो, तो इस राजवंश को क्या कहेंगे, खारवेल का ही राजवंश कहेंगे। खारवेल का ही वंश कहेंगे, और तब देखेंगे कि ये 7वीं या 6वीं सदी तक चलेगा। समझ गए। जो राय बहादुर हीरालाल का जो तर्क था 282 को लेके, है ना, जिसमें उन्होंने 282 पढ़ा, उसको लेके उनका तर्क ये था, और सर्वप्रथम प्रकाशन इन्हीं के द्वारा हुआ है। 82 है ना, सर्वप्रथम प्रकाशन सर्वप्रथम प्रकाशन इन्हीं के द्वारा। ठीक, इन्होंने क्या माना 282। अब 281 किसने माना, यहाँ पे लिखना बस एक लाइन, किसने माना बस वो लिखना है, सॉरी 181 किसने माना, बहुत बहुत विद्वान और मतलब बहुत मुख्य तरीके से, है ना, एक मुख्य इतिहासकार हैं, कौन, वासुदेव विष्णु मिरासी, नाम बता चुका हूँ पहले भी, वासुदेव विष्णु मिरासी, इन्होंने क्या माना इसको 181 माना। अब इनके तर्क के बारे में कोई कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस जो राय बहादुर हीरालाल जी जो हैं इनके तर्क के बारे में हमने पढ़ा इनका जो अनुमान था 282 को लेके, ठीक है, और 182 को लेके किसका था, सॉरी 182 को लेके किसका था, वासुदेव विष्णु मिरासी जी का। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। कौन सा राजवंश पढ़ रहे हैं, राजर्षि तुल्य कुल वंश, ठीक है, जो कि आया 5वीं से 6ठी शताब्दी में। ठीक, केवल और केवल एक साक्ष्य मिलता है, आरंग से जो ताम्रपत्र मिला, ठीक है, किसका था, भीमसेन द्वितीय का था। उसमें क्या मिलता है, गुप्त वंश का, गुप्त संवत का उल्लेख मिलता है, जो कि 282 या 182 है। पढ़ने पे कभी कभी 282 दिखता है, कभी कभी 182 दिखता है। उसी को राय बहादुर हीरालाल ने 282 पढ़ के सर्वप्रथम प्रकाशन किया उसका, और 2 तर्क दिए, है ना। एक तर्क कौन सा था, जिसमें महेंद्र के वंशज के रूप में उन्होंने देखा, क्योंकि जो ताम्रपत्र है वो एक वाक्य से प्रारंभ होता है, ठीक है। दूसरा तर्क दिया उदयगिरी में जो पाली लेख है खारवेल का, उसमें भी एक वाक्य है जो खारवेल के समय में प्रयोग, सॉरी खारवेल के लिए जो एक वाक्य प्रयोग हुआ है, ठीक है, उसमें राजर्षि वंश और कुल इन शब्दों का प्रयोग है। अगर इसका संबंध इस वाले राजर्षि तुल्य कुल से होता है तो ये खारवेल के वंशज होंगे, ठीक है। यहाँ तक जानकारी है। अब कल की क्लास में केवल और केवल ये जो आरंग ताम्रपत्र है ना, ये ताम्रपत्र के सन के बारे में था, ठीक है, जो कन्फ्यूज़न है, अलग अलग जो मत है। अब केवल और केवल 4-5 लाइन है जो इस ताम्रपत्र के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में आज समय हो चुका है, ठीक है। तो कल मिलते हैं कल की क्लास में। कोई भी डाउट कुछ भी हो, क्योंकि अब जब चालू हुआ है क्षेत्रीय राजवंश छत्तीसगढ़ का, तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा। अगर कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है तो आप लोग, सीधी सी बात है, नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। कन्फ्यूज़न होगा तो अच्छी बात है, बार बार पढ़ोगे तो क्लियर होगा, बार बार पढ़ोगे तभी कन्फ्यूज़न दूर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलिए, धन्यवाद।